हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज क्लास में आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 10th का साइंस यानी विज्ञान बायोलॉजी चैप्टर नंबर दोस्तों आपका 7 है, जो आज का क्लास में आपको पूरे चैप्टर को आज ख़त्म कर देंगे और लास्ट चैप्टर होगा दोस्तों। ये चैप्टर का नाम क्या है? प्रकृति संसाधनों का प्रतिबंध। इससे पहले दोस्तों 1, 2, 3, 4 जितने भी चैप्टर हैं दोस्तों, सारे चैप्टर को क्लियर कर दिए हैं दोस्तों। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता चुके हैं। तो आप वो सारे क्लास अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप प्ले लिस्ट में वीडियो आपको जाके देख सकते हैं। आज क्लास में बायोलॉजी ख़त्म हो सकता है दोस्तों। आज क्लास करके बायोलॉजी ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ प्रकृति संसाधनों का प्रतिबंध का लघु उत्तरीय प्रश्न। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसीलिए इस वीडियो का आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, अपने प्रकृति संसाधनों के संचरण हेतु 5 कार्यों का उल्लेख करें। 5 कार्यों का उल्लेख करें। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 5 कार्यों का उल्लेख कौन से? नंबर 1 है मित व्ययिता पूर्वक उपयोग करके। ऑप्शन 2 लिखा है दोस्तों पॉइंट नंबर वृक्षारोपण द्वारा। ऑप्शन नंबर ये लिखा है दोस्तों 3 लिखा है विकल्पी सात द्वारा। ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों आपका समुचित रखोव द्वारा। और ऑप्शन ये जो लिखा है दोस्तों पॉइंट नंबर 5 लिखा है नियंत्रण एवं दरगामी प्रयोग हेतु जागरूक कर। ये सारे क्या है? प्रबंध है अपने प्रकृति संसाधन के संचालन हेतु उन्हें सुरक्षा के लिए ये सारे प्रबंध हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या लिखा है? प्रकृति संसाधनों को उदाहरण सहित परिभाषित करें। प्रकृति संसाधन किसे कहते हैं दोस्तों? उदाहरण सहित कह रहा है आपको परिभाषित करें। देख लीजिए, लिखेंगे आप प्रकृति में पाए जाने वाली मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थ को प्रकृति संसाधन कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाली मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थ को ही प्रकृति संसाधन कहते हैं। जैसे में वायु क्या है दोस्तों? मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम उन वायु से क्या लेते हैं? सांस ले सकते हैं। जल पीने के योग्य है मनुष्य के लिए। मिट्टी, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि प्रकृति संसाधन है जो मानव अपने ये प्राकृतिक में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक में पाए जाने वाली मनुष्य के लिए उपयोगी हो जो चीज़, जो पदार्थ, उसी को प्राकृतिक संसाधन आप कहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद लिखा है तो प्रकृति संसाधनों को किस तरह सुरक्षित रखा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन को किस तरह सुरक्षित रखा जा सकता है? देख लीजिए उत्तर लिखे हैं दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम से कम करके या उसके बदले किसी अन्य स्रोत पर निर्भर करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सकता है। बोल रहा है प्राकृतिक संसाधन को किस तरह बचाया जा सकता है? तो कम से कम प्राकृतिक संसाधनों को प्रयोग करके और उसके बदले दूसरे स्रोत पर निर्भर करते हैं या करेंगे, तभी हम प्राकृतिक संसाधन को बचा पाएंगे। कृत्रिम संसाधनों को बढ़ावा देकर भी हम संसाधनों का सुरक्षा कर सकते हैं। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाए गए संसाधन पर जब हम उस पर निर्भर कर आगे बढ़ते हैं या उस पर जोर देते हैं दोस्तों, तो तब भी हम क्या करेंगे? सुरक्षित से संसाधन को रख सकते हैं और उसको बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप सारे क्वेश्चन को लेते जाइए ताकि सही से नोट बना के आप कॉपी उतार के सही से याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, संसाधनों के दोहन के लिए लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई परियोजनाओं के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? देख लीजिए दोस्तों, उत्तर लिखा है संसाधनों के दोहन के लिए लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाए गए परियोजनाओं में से निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। कौन कौन से लाभ हो सकते हैं दोस्तों? पॉइंट नंबर 1 लिखा है यह दीर्घकालीन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाए जाती है। और पॉइंट नंबर 2 इनकी लागत अधिक होती है पर यह लाभ अधिक भी देती है, और लागत अधिक होती है तो लाभ अधिक भी देती है। और पॉइंट नंबर 3 लिखा है दोस्तों आपका इन परियोजनाओं के प्रभाव व्यापक क्षेत्र पर पड़ते हैं, और ये परियोजना के प्रभाव व्यापक क्षेत्र पर भी पड़ते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे दोस्तों, बढ़ते हैं आगे।
उसके बाद क्या लिखा है, संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य के परियोजनाओं से क्या लाभ हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों, संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य के परियोजना निम्नलिखित हो सकते हैं, निम्नलिखित हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, संसाधनों पर कम दबाव तथा पर्यावरण की न्यूनतम क्षति। पॉइंट नंबर 2, संसाधनों के पुनः पूरण के लिए पर्याप्त समय। और पॉइंट नंबर 3 लिखा, प्रभाव को कम करने एवं पर्यावरण को सुधारने में सुविधा। ये सारे प्रभाव पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं। यूरेनियम यानी भारी द्रव्यमान, यूरेनियम मतलब भारी द्रव्यमान पर निम्न ऊर्जा न्यूटन से बम बराबरी की जाती है, बम बराबरी की जाती है और इनके हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ये हल्के नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है तथा विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। और विशाल मात्रा में क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहता है और इसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। चलिए सारे क्वेश्चन के सिम्स ले जाए कि नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, 2 नंबर में पूछ सकता है दोस्तों। यूरेनियम यानी भारी द्रव्य पर निम्न ऊर्जा इलेक्ट्रॉन से बराबरी की जाती है और हल्के नाभिकीय में ये क्या करते हैं, टूट जाते हैं तथा विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसी ऊर्जा क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद क्या लिखा है, जीव मंडल से क्या समझते हैं, जीव मंडल से क्या समझते हैं। जीव मंडल जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है। संसार के विभिन्न परिस्थिति तंत्र या परितंत्र एक साथ मिलकर जीव मंडल का निर्माण करता है। बोल रहा है संसार के विभिन्न परिस्थिति तंत्र तथा या परितंत्र एक साथ मिलकर किसका निर्माण करता है, तो जीव मंडल का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है, किन्हीं 2 वन उत्पादनों का पता लगाइए जो किसी उद्योग के आधार पर जो किसी उद्योग के आधार पर है। तेंगू पत्ता का उपयोग बीड़ी बनाने में व यूकलिप्टस बांस के बोरों का कागज मिल में ये 2 वन उत्पादन है जो इन उद्योगों के आधार पर है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है, रेडियो धार्मिकता किसे कहते हैं, रेडियो धार्मिकता किसे कहते हैं। ऐसी परिघटनाएं हैं जिसमें कुछ तत्वों के परमाणु नाभिकों के विखंडन के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन, बीटा कण तथा गामा किरणों विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का समतः उत्सर्जन होता है। उसे क्या कहते हैं, रेडियो धार्मिकता कहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप सारे को लेते जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। 2 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखे। वो बोला जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, 2 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखे। देख लीजिए लिखा है, लाखों वर्ष पूर्ण जैव मात्रा के अपघटक से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पहली बार सुन लीजिए कि लाखों वर्ष पृथ्वी के अंदर रहने पर जो अपघटन से प्राप्त होते हैं जो ईंधन, उसी को क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन। लाखों वर्ष पूर्ण जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। ये लाखों वर्ष पृथ्वी के अंदर रहते हैं, उससे जो अपघटन होकर प्राप्त होते हैं दोस्तों, उसी को ये क्या कहेंगे, कोयला और क्या है, पेट्रोलियम होता है और इसी को जीवाश्म ईंधन के नाम दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग, क्या उपयोग है। देख लीजिए लिखा है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग हम करते हैं। कम उपयोग, पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग। ये सारे उपयोग करते हैं, 3 प्रकार के आर का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है, तो मानव के किन क्रियाकलापों ने गंगा को प्रदूषित किया है। मानव के किन क्रियाकलापों ने गंगा को प्रदूषित किया है, गंगा नदी को प्रदूषित कर दिया। देख लीजिए, नहाना, कपड़े धोना, मित्र व्यक्तियों की साब यानी राख सब यानी शरीर को मृत्यु शरीर को या राख को बहाना, उद्योगों द्वारा उत्पन्न रासायनिक उत्सर्जन आदि मानव के क्रियाकलाप है
क्या है, गंगा प्रदूषित हो गया है। ये सारी चीज़ क्या करते हैं दोस्तों, गंगा में जाके फेंक देते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या करते हैं, गंगा को प्रदूषित कर देते हैं। जो ये सारी चीज़ क्या है, नहाना ये मानव का क्रियाकलाप है। नहाना क्या है, मानव के क्रियाकलाप। कपड़ा धोना, मृत व्यक्तियों की राख व शवों को बहाना, उद्योगों द्वारा उत्पन्न रासायनिक उत्सर्जन होते हैं उसको भी गंगा में डाल देते हैं। इसी कारण क्या है, मानव के क्रियाकलाप है, और इन्हीं मानव के क्रियाकलाप जो है गंगा को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या है, पर्यावरण को बचाने का मुख्य उपाय क्या है। पर्यावरण को बचाने के लिए मुख्य उपाय क्या है। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों, पर्यावरण को बचाने का मुख्य उपाय है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, पर्यावरण बचा जा सकता है। जितनी प्रदूषण है दोस्तों, हवा आएगी, स्वच्छ हवा आएगा, तभी हमारे पर्यावरण बच सकता है। CNG, धुआं रहित चिमनी इत्यादि, जिससे प्रदूषित हवा, पानी एवं मिट्टी को नियंत्रण किया जा सकता है, तभी हमारे पर्यावरण बच सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, जीवाश्म ईंधन जैसे संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता क्यों है। बोल रहा है जीवाश्म ईंधन जैसे संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता क्यों है। देख लीजिए उत्तर क्या लिखा है दोस्तों, आपको उत्तर लिखा है, जीवाश्म ईंधन जैसे संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है क्योंकि इनकी मात्रा सीमित है। इनकी मात्रा क्या है, सीमित है, और इनके दहन से पर्यावरण दूषित होता है। इसके दहन से क्या होता है, पर्यावरण दूषित होता है। इसीलिए क्या है, जीवाश्म ईंधन जैसे विवेकपूर्ण उपयोग का आवश्यकता क्यों है, तो आप इसको बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो उसके बाद क्या लिखा है, बाघ संचारण योजना क्या है, इसे कब लागू किया गया था। बाघ संचारण योजना क्या है, इसे कब लागू किया गया था। अगर ये संसाधन दोस्तों संसाधन नियंत्रण प्रतिबंध है दोस्तों, ये चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 है दोस्तों, आप नहीं पढ़े हैं तो जरूर एक बार चैप्टर जरूर पढ़े, तभी आपको सही से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, देखिए उत्तर लिखा है, जंगल के लगातार कटने के कारण बाघ की संख्या घटती जा रही है। जंगल की लगातार कटने की संख्या जो बढ़ रही है, तो ये जो बाघ की संख्या है दोस्तों वो भी घट रही है। इसे बचाने के लिए बाघ संरक्षण योजना तैयार किया गया है, और इस बाघ को बचाने के लिए ये जो कट रहा है दोस्तों, पैर कट रहा है और बाघ की भी घटित हो रही है बाघ, तो ये इसकी को बचाने के लिए ये बाघ संरक्षण योजना तैयार किए गए, जिसके अंतर्गत क्या 28 टाइगर रिजर्व भारत में खोला गया। ये योजना भारत सरकार के साथ WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का भी है। इसे भारत में 1995 में लागू किया गया था। इसे भारत में कब लागू किया गया था, तो 1995 में लागू किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। आपको पूछेगा कि बाघ संरक्षण योजना कब लागू किया, तो 1995 में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद क्या लिखा है, घुमंतु चारवाहों को विशाल हिमालय राष्ट्रीय उद्यान में रोकने का क्या नतीजा हुआ। क्या नतीजा हुआ, देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों, घुमंतु चारवाहों को विशाल हिमालय राष्ट्रीय उद्यान को रोकने से वह घास पहले बहुत लंबी हो जाती है, फिर लंबाई के कारण जमीन पर गिर जाता है, जिससे नई घास की वृद्धि रुक जाती है। और क्या कहती है, नई घास की वृद्धि भी रुक जाती है। यही कारण है कि उनको नहीं रोकना चाहिए, और रोका तो ये कारण क्या हुआ, ये नतीजा उत्पन्न होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। उसके बाद लिखा है, राष्ट्रीय पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किनकी स्मृति पे दिया जाता है। किसकी स्मृति पर दिया जाता है। उत्तर लिखा है, राष्ट्रीय पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति पे दिया जाता है, जिन्होंने 1731 ईस्वी में जोधपुर के पास खेजराल गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। इसलिए राष्ट्रीय पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति पे दिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, गंगा का प्रदूषण पर टिप्पणी करें। गंगा का जो प्रदूषण है दोस्तों उस पर कह रहा है टिप्पणी करने के लिए। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक
25 किलोमीटर तक की यात्रा करती है। गंगा हिमालय में स्थित अपनी गंगा कहाँ है? हिमालय में स्थित। आप इसको याद रखिए। उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में क्या करते हैं? गंगा सागर तक कहाँ तक फैली? 25 किलोमीटर तक की यात्रा करती है। इसके किनारे स्थित नगरों से जिससे उत्सर्जित कचरा एवं मल प्रवाहित कर इसे एक नाले में परावर्तित कर दिया है। मानव के अन्य क्रियाकलाप जैसे नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों की राख एवं शवों को बहाना, उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन ने गंगा का प्रदूषित बढ़ाकर इसमें क्लोरोफॉर्म जीवाणु उपस्थिति द्वारा जल को सदूषित कर दिया है। जल में इन सब के विषैले प्रभाव के कारण जल में मछलियां मरने लगी है। और बड़े इसी सभी विषैले के कारण क्या मछलियां भी मरने लगी है। उसमें रहना भी मछलियों का खतरा हो सकता है दोस्तों, जितना इतना गंदगी होता है। बहुत ही सरकार क्या करता है? गंगा को लेकर उठाते हैं विवाद को कि गंगा साफ करवाएंगे, गंगा को सही करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर कुछ करता नहीं है। गंगा जैसे है वैसे रहता है। और ऐसे भी ये सारे चीज़ जो मानव के क्रियाकलाप है दोस्तों, यही सारे चीज़ होते रहते हैं और गंगा क्या होते हैं? प्रदूषित होते हैं, जिसके कारण मछली भी उसमें मरते हैं। चलिए आप समझे होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है जैसे कैसे कहा जा सकता है कि वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है? कैसे कहा जा सकता है कि वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है? और देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों, वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज की संख्या है, परंतु जीवों के विभिन्न स्वरूप जीवाणु, कवक, फन, पुष्पपादप, सूत्रकृमि, कीट पक्षी, सफ इत्यादि भी महत्वपूर्ण है। वंशागत जैव विविधता को संचारित करने का प्रयास प्रकृति संचारण के मुख्य उद्देश्य में से एक है। विभिन्न प्रकार के अध्ययन से हमें पता चलता है कि विविधता के नष्ट होने से परिस्थिति स्थायित्व के भी नष्ट होने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा? आप अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे जिससे हमारे संसाधनों के स्वपोषण को प्रोत्साहित मिल सके? बोल रहा आप अपनी जीवन में शैली में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं जिससे हमारे संसाधन को सुरक्षित हो और स्वपोषण को प्रोत्साहन मिले। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों, कैसे लिखेंगे आप? हम अपनी जीवन शैली में एक ऐसे अनेक परिवर्तन लाना चाहेंगे जिससे हमारे संसाधनों के स्वपोषण को प्रोत्साहन मिल सके। हम कम उपयोग, पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण की नीति अपनाएंगे। और बड़ा पुनः उपयोग है ना, कम प्रयोग संसाधन करेंगे, पुनर्चक्रण की नीति अपनाएंगे। जीवाश्म ईंधन, कोयला एवं पेट्रोलियम का न्यूनतम प्रयोग करेंगे। न्यूनतम मतलब कम प्रयोग करेंगे। जल की अतिव्यक्तता को रोकेंगे। जल के जितना व्यस्त हो रहा है जल दोस्तों, व्यक्त हो रहा है, कोई कुछ भी करता है जल को बर्बाद करता है, तो उसको रोकेंगे। बिजली का कम उपयोग करके वन संपदा को बचाने हेतु उठाए गए कदम में सहयोग करेंगे। ये सारे चीज लिखेंगे। लिफ्ट का प्रयोग ना करके सीढ़ियों का उपयोग करेंगे। लिफ्ट का प्रयोग किसके उपयोग करेंगे? सीढ़ियों का उपयोग करेंगे। जल संरक्षण में सहयोग देंगे इत्यादि। और जल संरक्षण में क्या करेंगे? सहयोग देंगे। ये चीज़ सारी चीज़ हो पाएगा आपसे। ये जितने भी है दोस्तों, आज के इतना आराम खोजने लगा है कि सीढ़ियों का लिफ्ट का प्रयोग करता है, सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करता, उससे बिजली खपत होती है। ये सारी चीज़ क्या होती है? पर्यावरण, हमारे वातावरण को दूषित करती है। और हमारा वातावरण क्या होती है? संसाधन हमारे पास जो होती है वो स्वपोषण नहीं हो पाती है, वो घटती जाती है। इसीलिए उसको बचाना चाहते हैं तो ये सारे कदम आपको उठाने पड़ेंगे और हमको संकल्प लेना पड़ेगा कि सारे कदम हम उठाएंगे। अगर उठाएंगे दोस्तों तो ज़रूर संकल्प लीजिए। आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोग कर सकते हैं आगे चलकर। चलिए क्वेश्चन हो गया समाप्त दोस्तों। 1 से लेकर कितना क्वेश्चन किया आप? 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चन किए। सारे क्वेश्चन को आप समझेंगे दोस्तों। अगर नहीं समझे तो वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिएगा। और आपके लिए वीडियो
अच्छे लगे तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर चलिए शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास ज़रूर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।